हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 फ्रांस की क्रांति, जिसमें सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपके पास पहुंच सके। और जो भी आप लोगों को डाउट होता है, जो भी आप लोगों को क्वेरी होता है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। तो चलिए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में देखते हैं चैप्टर नंबर 3 फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है कि फ्रांस की राजक्रांति किस वर्ष हुई। आपको पूछा गया है कि फ्रांस में जो राजक्रांति हुई थी वह किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए में दिया है यहाँ पे कि 1776 में हुआ था, ऑप्शन बी में दिया है 1789, ऑप्शन सी में दिया है 1776 और ऑप्शन डी में दिया 1832। तो आपको बताना है कि फ्रांस की राजक्रांति कब हुई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि फ्रांस का जो राज्य क्रांति हुआ था वह 1789 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि बेस्टिल, देखिए यहाँ से बेस्टल का जो पतन हुआ था, बेस्टिल का पतन कब हुआ था आपको बताना है। ऑप्शन क में दिया है कि 5 मई 1789 को हुआ था, ऑप्शन ख में दिया है कि 20 जून 1789 को हुआ था, और ऑप्शन ग में दिया है कि 14 जुलाई 1789 को हुआ था या 27 अगस्त 1789 को हुआ था। तो बेस्टल का जो पतन हुआ था बेस्टिल का, वह हुआ था 14 जुलाई 1789 को। ग आपका उत्तर सही होगा। आप यहाँ से ग आप सही उत्तर कर पा रहे होंगे। और चलिए थोड़ा सा हम आपको रूबरू करा देते हैं इस चैप्टर के माध्यम से कि फ्रांस की क्रांति में ये बेस्टिल का संधि क्यों महत्वपूर्ण है और ये कैसे हुआ था। ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पे आपको दिखाने वाले, थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि बेस्टिल का संधि कब हुआ था। ठीक है ना। चलिए यहाँ से यहाँ पे दिखा देते। देखिए यहाँ पे यही है बेस्टिल का पतन। यहाँ पे आपको फिगर भी दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए फिगर है, इसी में देखिए नीचे लिखा हुआ है बेस्टिल का पतन। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि लिखा है कि 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने पेरिस स्थित राज्य कारागृह, याद रखेंगे कारागृह था, कारागृह का मतलब आज के डेट में होता है जेल। ठीक है ना। तो कारागृह ब्रेस्टल को घेर लिया गया और उसके बाद इसको क्या किया गया है, मुक्त करा लिया गया यहाँ से बंदियों को तोड़ करके। तो ये कब हुआ था, 14 जुलाई 1789 को। और इसी में आप देख सकते हैं कि 14 जुलाई को ही फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी मनाया गया। याद रखेंगे 14 जुलाई को ही क्रांतिकारियों ने पेरिस में स्थित कारागृह को घेर लिया और उसके बाद उसको तोड़ डाला, और तोड़ने के बाद जो उसमें बंदी थे उसको निकाल लिया गया, मुक्त करा लिया गया, यानी उसको आज़ाद करा लिया गया। और इसी दिन को 14 जुलाई को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी घोषित कर दिया गया। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 में कि प्रथम स्टेट में कौन आते हैं। आपको बताना है कि प्रथम स्टेट में कौन आते थे। ऑप्शन क में दिया है कि सर्वसाधारण, ऑप्शन ग में दिया था किसान आते थे, ऑप्शन ग में दिया था कि पादरी आते थे, ऑप्शन घ में दिया है कि राजा आते थे। उत्तर कर पाएंगे, बताइए कि प्रथम स्टेट में कौन आते थे। तो देखिए ये प्रथम स्टेट का मतलब ही क्या है। तो चलिए हम आपको इस बुक के माध्यम से भी आपको समझा देते हैं कि स्टेट का मतलब क्या होगा और किस तरीके से इसको हम लोग समझेंगे। वैसे तो हमने इसका एक वीडियो भी अपलोड कर दिया, आप लोग चैनल पे जाके इसको देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं। कह रहा है कि फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। जो फ्रांसीसी का जो फ्रांस के लोग थे, समाज था उनका, वह 3 स्टेट्स में बटे हुए थे, यानी 3 श्रेणियों में बटा हुआ था। स्टेट का मतलब अब समझ में आ गया होगा कि श्रेणी होता है। ठीक है ना। जिसमें प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट करके यहाँ पे बटे हुए थे समाज। ठीक है ना। तो प्रथम स्टेट में आपको पादरी देखने को मिल जाएगा और पादरी का संख्या उस समय करीब करीब 1,30,000 था। ध्यान रखेंगे 1,30,000 था। और फिर दूसरे स्टेट में अभिजात वर्ग आते थे। कौन सा वर्ग आते थे, अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग कहने का मतलब कुलीन आते थे। ठीक है ना, कुलीन आते थे। और उस समय इनकी संख्या कितनी थी, 80,000 परिवार था, यानी 40 लाख। याद रखेंगे 40 लाख व्यक्ति थे उस समय। और वही फिर आगे चल कर के जो आपको तीसरा स्टेट्स मिलेगा उसमें आपको 90%, यानी कुल जनसंख्या का 90%
कौन थे? तृतीय स्टेट में लोग थे। और तृतीय स्टेट में कौन कौन से आते थे? तो बड़े व्यापारी, व्यवसायी, शिक्षित वर्ग, किसान, शिल्पी, छोटे नौकर, किसान, ये सभी तृतीय में आते थे। कुलीन सेकंड में आए और फर्स्ट में कौन आए? पादरी आए। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो अब यहाँ से उत्तर सही कर पाएंगे कि प्रथम स्टेट्स में कौन आते थे? तो पादरी आते थे। ऑप्शन का आपका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि द्वितीय स्टेट में कौन आते थे? तो आप भी इसका उत्तर कर पाएंगे कि द्वितीय स्टेट में कौन आते थे? कुलीन आते थे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा कि तृतीय स्टेट में इनमें से कौन थे, यानी कह रहा है कि जो ये क्वेश्चंस दिया गया है इस क्वेश्चन में बताएंगे और इस ऑप्शन में कि इन सभी में से कौन तृतीय स्टेट में आते थे। तो तृतीय स्टेट में आने वाले कौन थे न्यायाधीश थे? चलिए हम आपको यहाँ से दिखा भी देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि 90% जो जनता थी वह तीसरे स्टेट में थी, जिनको कोई भी विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था। उन सबों को क्या देना पड़ता था? कर देना पड़ता था। और इस वर्ग में डॉक्टर आते थे, वकील आते थे, जज आते थे, अध्यापक, व्यापारी, शिक्षक, लेखक, शिल्पी एवं मजदूर, ये सभी शामिल थे जो शहरी क्षेत्र में रहते थे। तो ये सभी कौन से स्टेट में आते थे? तृतीय स्टेट। तो जज का मतलब न्यायाधीश ही होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा न्यायाधीश। चलेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि वोल्टेयर क्या था? वोल्टेयर क्या था? ऑप्शन का में क्या वह वैज्ञानिक था, क्या वह गणितज्ञ था, क्या वह लेखक था या शिल्पकार था? वोल्टेयर क्या था? तो वोल्टेयर एक लेखक था। याद रखेंगे वोल्टेयर क्या थे? एक लेखक थे। चलिए हम आपको इनको भी आपको दर्शन करा ही देते हैं वोल्टेयर साहब से कि कैसे थे वोल्टेयर साहब और क्या क्या इन्होंने लिखा था। ठीक है ना? तो देखिए ये आपका रहे वोल्टेयर साहब। ठीक है ना? ये जो चित्र आपको देखने को मिल रहा है ये वोल्टेयर साहब जी की है। ठीक है ना? और ये वोल्टेयर साहब, ये वोल्टेयर जो साहब थे, और इसी में आपको एक और देखने को मॉन्टेस्क्यू और रूसो भी देखने को मिलेंगे। लेकिन हम लोग को अभी वोल्टेयर की बात करना है। तो वोल्टेयर जी ने क्या किया था कि इन्होंने चर्च, समाज और राजतंत्र के दोषों को पर्दाफाश किए थे और इन्होंने जनतंत्र का पक्षधर नहीं थे, तथापि राजतंत्र प्रजातंत्र में होना चाहिए, इसका इन्होंने प्रबल समर्थक किया था। याद रखेंगे ये क्या थे? तो राजतंत्र में यानी जनता के हित में, जनता की इच्छा से काम करते थे। तो यहाँ से सही इसका कौन सा हो जाएगा? लेखक। ठीक है ना? अब अगला क्वेश्चन है कि रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? अब रूसो भी आपको हमने यहाँ पे बताया कि रूसो ये सभी क्या थे? वोल्टेयर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, ये तीनों क्या थे? तो ये बौद्धिक कारण इनके अंदर था। तो बताना है कि रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था। क्या वे समाजवाद के समर्थक थे, जनता की इच्छा का समर्थक थे, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत इन्होंने दिया था, या इन्होंने निरंकुशता दिया था? तो रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? तो ये जनता की इच्छा का समर्थक था। याद रखेंगे ऑप्शन का आपका सही होगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। 8वां प्रश्न में 8वां प्रश्न में कहा है कि मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी है? उस पुस्तक का नाम बताना है। क्या सामाजिक संविदा लिखा है, क्या विधि की आत्मा, दास कैपिटल या बृहद ज्ञानकोश? तो मॉन्टेस्क्यू ने जो पुस्तक लिखा है उसका नाम है, आप यहाँ से देख सकते हैं, विधि की आत्मा। और हमने आपको यहाँ पे दिखाने की भी कोशिश करेंगे कि इन्होंने किस प्रकार से विधि की आत्मा को लिखा है मॉन्टेस्क्यू जी ने। देखिए यहाँ पे लिखा है कि मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक विधि की आत्मा में सरकार के तीनों अंग की बात किया है। इन्होंने कौन? विधि की आत्मा में तीनों अंग कौन कौन से हैं? तो एक तो कार्यपालिका है, ठीक है ना, और सेकंड क्या है? विधायिका है, और थर्ड आपका कार्यपालिका है। ठीक है ना? थर्ड में कौन सा है? कार्यपालिका। ये तीनों का इन्होंने विधि की आत्मा में वर्णन किया है। याद रखेंगे। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर आज का। तो इसका उत्तर तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि फ्रांस की राज्य क्रांति के समय वहां का राजा कौन था? यानी जब फ्रांस में राज्य क्रांति हुआ था तो उस समय वहां का राजा कौन था? क्या नेपोलियन था, लुई 14वां था, लुई 16वां था या मिराबियो था? तो फ्रांस की राज्य क्रांति के समय वहां का जो शासक था वह लुई 16वां था, और इससे पहले कौन थे? लुई 14वां। ठीक है, लुई 14वां थे और इसके बाद यहाँ पे लुई 16वां आ जाते हैं। तो आपका ऑप्शन का बिल्कुल सही होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो अभी हमने आपको बताया था कि फ्रांस में जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है वो बेस्टल के जो पतन हुआ था उसी दिन से। बेस्टल क्या था, एक कारागिरी था। कारागिरी कहने का मतलब एक जेल था, और इस जेल में से जो कैदी थे या बंदी थे उनको तोड़ करके बाहर निकाल लिया गया था, और उसी आज़ादी को मान करके इन्होंने 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के रूप में फ्रांस में घोषित किया है। तो उम्मीद है ये 10 प्रश्न आपका क्लियर हुआ होगा। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले कुछ प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा है कि लुई 16वां सन खाली जगह ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। यानी लुई 16वां कब फ्रांस की गद्दी पर बैठा था, आपको याद होगा, और नहीं तो हम आपको बुक के भी माध्यम से आपको बता सकते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो लुई 16वां था ये 1774 ईस्वी में फ्रांस के गद्दी पर बैठा था, लुई 14वां के शासन काल को समाप्त करके। और लुई 14वां बुर्बो राजवंश का शासक था, लेकिन उसका अयोग सिद्ध हो जाता है उसके बाद, और उसके बाद लुई 16वां को गद्दी पर बैठाया जाता है, जो निरंकुश भी होता है, फिजूल खर्ची एवं आयोग भी है, क्योंकि उसने अपना विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी अंत्योनेट से किया था, जिसके कारण ये कैसे राजा घोषित किए जाते हैं। तो ये जो राजा घोषित किए जाते हैं फिजूल खर्ची और अयुग्मी को आगे चल के घोषित किए जाते हैं। चलेंगे अगले पॉइंट पे, इसका में आप भर लीजिएगा कि ये कब बैठा था। तो 1774 ईस्वी को फ्रांस की गद्दी पर बैठा था। खाली जगह लुई 16वां की पत्नी थी, तो मेरी आप लिख लेंगे मेरी अंत्योनेट, ठीक है ना, मेरी अंत्यो, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे अंत्योनेट, ठीक है ना, मेरी अंत्योनेट। चलेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे। फ्रांस की संसदीय संस्था को कहा जाता है। तो फ्रांस की संसदीय संस्था को कहा जाता है स्टेट जनरल। इसको भी अब हम आपको दिखाने की प्रयत्न जरूर करते हैं। चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि ये किस प्रकार से था, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं स्टेट जनरल में किस प्रकार से इसको बुलाया गया था, ठीक है ना। देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि 14 जुलाई, चलिए थोड़ा सा और आगे लिख देते हैं, 14 जुलाई को तो हुआ ही था, उसके बाद भी इसको बैठाया गया था इस स्टेट जनरल में, और बैठाने वाला वहाँ का शासक ही था। चलिए यहाँ पे देखिए, सन 1789 ईस्वी में लुई 16वां की धन की आवश्यकता हुई, और इसके लिए उन्होंने 5 मई 1789 ईस्वी को उन्होंने स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। यानी स्टेट जनरल कहने का मतलब वहाँ का जो संसदीय संस्था था, संसदीय जो वहाँ का संस्था था उसका उन्होंने क्या किया था, बैठक बुलाया था। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न में कहा है कि ठेका पर टैक्स वसूलने वाले पूंजीपतियों को कहा जाता है। यानी जो ठेका लेकर के, जैसे आज कोई ठेका लेकर के काम कर रहा है, ठेका लेकर पुल बना रहा है, ठीक उसी प्रकार से उस जमाने में, उस समय में, फ्रांस के क्रांति के समय में ठेका पर लोग टैक्स वसूलते थे। तो ऐसे पूंजीपतियों को क्या कहा जाता था। तो ऐसे जो पूंजीपति थे उनको जो कहा जाता था, उनको कहा जाता था टैक्स फार्मर। क्या कहा जाता था, टैक्स फार्मर। इसमें आप भर दीजिएगा टैक्स फार्मर। 5वां नंबर क्वेश्चन में कहा है खाली जगह के सिद्धांत की स्थापना किसने की। खाली जगह के सिद्धांत की स्थापना मोंटेस्क्यू ने की। यानी किस चीज के सिद्धांत की स्थापना मोंटेस्क्यू जी ने किया था। तो यहाँ पे लिख लेंगे शक्ति के पृथक्करण, शक्ति के पृथक्करण, ठीक है ना, पृथक्करण के सिद्धांत का इन्होंने क्या किया था, स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर ले तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है खाली जगह की पुस्तक सामाजिक संविदा है। ये तीनों के बारे में हमने आपको बहुत डिटेल से बताया, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि ये रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक है, कौन, सामाजिक संविदा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि 27 अगस्त 1789 ईस्वी को फ्रांस की नेशनल असेंबली ने खाली जगह की घोषणा की। तो जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने घोषणा किया कि अब नागरिकों को और मानव को अधिकार दिया जाए। तो आप इसमें लिख सकते हैं मानव और नागरिकों के अधिकार की घोषणा किया उन्होंने,
ठीक है ना। तो आप यहाँ से भर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता कौन था। तो इनका जो नाम था लिख देते हैं यहाँ पे, मैक्समिलियन रॉब्सपियर। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन हुआ। दास प्रथा का अंतिम रूप से जो उन्मूलन हुआ था वह 1848 को हुआ था। इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे। चलिए हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे हम आपको बताते हैं दास प्रथा का उन्मूलन किस तरीके से हुआ था। ठीक है ना। देखिए हमने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा है आपके लिए कि दास प्रथा का जो उन्मूलन हुआ था उससे पहले दास मुक्ति कानून पारित किया गया था। ठीक है ना। और ये दास मुक्ति कानून कब पारित किया गया था, तो 1794 को पारित किया गया था, लेकिन नेपोलियन के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। दास मुक्ति जो कानून था इसे नेपोलियन के द्वारा क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। लेकिन 1848 ईस्वी में अंतिम रूप से फ्रांसीसी उपनिवेशों से ये दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। याद रखेंगे, आपको बरगलाने के लिए 1794 भी मिल सकता है ऑप्शन में, तो आप इसको याद रखेंगे कि ये दास मुक्ति कानून था, लेकिन इसे नेपोलियन ने समाप्त कर दिया और उसके बाद 1848 को फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था। चलेंगे अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का आखिरी प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 कि फ्रांसीसी महिलाओं को मताधिकार का अधिकार कब मिला था। फ्रांसीसी जो महिलाएं थी उनको मताधिकार कहने का मतलब मतदान करने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था। तो चलिए ये भी आपको हम इस बुक के माध्यम से आपको समझा देते हैं कि महिला का ये जो कार्य हुआ था वो कब हुआ था। तो ये महिला आंदोलन में देखा गया था कि फ्रांस के समाज में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से फ्रांस की क्रांति में महिलाएं भी शामिल हुई थी और उन्होंने द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनर एंड रिपब्लिकन वीमेन नामक संस्था का स्थापना उन्होंने किया था। और इन्होंने महिलाओं को पुरुष के समान राजनीतिक अधिकार का भी मांग इन्होंने किया था। और उसके बाद इन्हें 1946 ईस्वी को फ्रांस में इनको मत देने का अधिकार प्राप्त हो गया था। तो याद रखेंगे 1946 ईस्वी आप इस खाली जगह में भर सकते हैं। इस खाली जगह जो था इसमें आप भर सकते हैं 1946। ठीक है ना। और यहाँ से आप समझ लीजिए पूरा कि 1946 ईस्वी को महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हो गया और वे अपना सफलता हासिल कर लिए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश किया। तो कैसा लगा आज का यह सीरीज, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।